Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture is based on the key themes of A Passage to India by E.M. Foster. आपको याद होगा कि इससे पहले दो लेक्चर्स में हम E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी का लाइफ एंड करियर और अ पैसेज टू इंडिया का एक जो प्लॉट स्टडी है वो हम कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स की थीम्स. So let's delve into the rich tapestry of themes woven throughout E.M. Foster's acclaimed novel A Passage to India. While this presentation examines the complex interplay of colonialism, culture and identity, and cultural identity and the human condition, exploring the enduring legacy of this literary masterpiece. So let's explore our themes. Very first dimension is the colonialism and cultural tensions. इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है पावर डायनेमिक्स. द नॉवल पोर्ट्रेज द स्टार्क पावर इम्बैलेंस बिटवीन ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स एंड द इंडियन पॉपुलेशन. ये हम सब जानते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इसका जो इन्वायरमेंट है, जो इसका फिजिकल बैकग्राउंड है वो सब कॉन्टिनेंट है. सब कॉन्टिनेंट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. तो यहाँ पर एक पावर डायनेमिक्स की स्टडी है और एक इम्बैलेंस है बिटवीन दोज हु आर कॉलोनाइजर्स एंड दोज हु आर द कॉलोनाइज्ड. ब्रिटिश आर द कॉलोनाइजर्स एंड द इंडियन पॉपुलेशन आर द कॉलोनाइज्ड. So this tension manifests in social interactions, political structures and cultural misunderstandings. यही पावर डायनामिक्स हमारी सबसे पहला बेस लाइन है हमारे थीम्स की. यहीं से हमारे बाकी थीम्स निकलते हैं. सोशल इंटरेक्शंस में भी यही पावर इम्बैलेंस काम करती है. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन है. ब्रिटिश एम्पायर, उनका अपना रूल है. इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही. कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्ट पैदा हो रही है. So firstly, there are the power dynamics. Second, there is the clash of cultures. Same जो power dynamics and they result into clash of cultures. Foster explores the friction between Western modernity and Indian traditions, highlighting the clash of values, beliefs, and perspectives between the colonizers and the colonized. हमने characters में देखा डॉक्टर अजीज, एडिला क्वेस्टेड और बाकी तमाम कैरेक्टर्स. The life at clubs, the life outside the clubs, life of common Indians, they all are not in line with each other. जो लाइफ और जो वैल्यूज़, जो कल्चर ब्रिटिश का है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर से आए और यहाँ आके कब्ज़ा किया या इस इलाके को कॉलोनाइज़ किया. कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए सिंपथीज़ मौजूद नहीं है. उनके कल्चर में और इंडियन कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. फिर एक पावर की एक नशा है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान, दोनों को क्लोज आना भी एक बहुत बड़ा मसला है. दोनों की वैल्यूज़, बिलीव्स, पर्सपेक्टिव्स वो दोनों डिफरेंट है. सो देयर इज़ अ डायरेक्ट क्लैश ऑफ कल्चर्स. Then we have mysticism and the ambiguous nature of truth. Well, students and the audience, those who are listening, आप लोग ये जानते हैं और अगर नहीं जानते तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि इंडिया हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ inspiration and a source of mysticism and mysterious land. It has been regarded as a mysterious land for West. It has been considered as a mysterious land. ये हॉन्ट करता है, अपील करता है. एक आप कह लें कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है फॉर वेस्टर्न अमेरिका एंड द अदर नेशंस. इंडिया एक बहुत बड़ी लैंड, सब कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ी लैंड जिसके अंदर अपना एक मिस्टिसिज्म का और परस्यूट फॉर ट्रूथ का अपना एक निज़ाम मौजूद है. स्पिरिचुअलिटी के अपने यहाँ सिलसिले हैं. स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन हमारा थीम इसमें है. द नॉवल डेल्व्स इनटू द रेल्म ऑफ इंडियन मिस्टिसिज्म, एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन प्रेजेंस एंड द इलूसिव नेचर ऑफ ट्रूथ. अब इसमें आपके पास दो तीन तरह के स्पिरिचुअल जो सिलसिले हैं वो आपके पास आ सकते हैं. फर्स्टली देर आर द हिंदूज़. एक हिंदू योगीज़ और हिंदू मिस्टिसिज्म का एक सिलसिला है, एक लंबी चेन है. इसी तरह मुसलमानों में सूफिया और का कॉन्सेप्ट मौजूद है. सिखिज़म है, इस तरह के बाकी भी हैं. बुद्धिज़्म है, बहुत बड़ा एक सिलसिला. तो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये इलाका
और मिस्टिसिज्म के लिए भी ये इलाका मशहूर है पूरी दुनिया में. सो ये एक बहुत बड़ा थीम है. इन फैक्ट जो कैरेक्टर्स हैं दे मूव टूवर्ड्स द माराबार केव्स. जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी वो इसी सर्च में जाते हैं. दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट मिस्टिसिज्म और मिस्टिक रेमनेंट्स एंड मिस्टिक एलिमेंट्स. इसी तरह हम अगर आगे बढ़ें स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन की बात हो, देयर इज सब्जेक्टिविटी इन रियलिटी, अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन. फर्स्ट चैलेंजेस द नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. सच तक पहुंचना, एक ऐसा सच जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो. सजेस्टिंग दैट परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस आर शेप्ड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस. और उनका ख्याल ये है कि जो ह्यूमन परसेप्शन है रियलिटी की और जो इंटरप्रिटेशंस हम करते हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है. सो जैसे मैंने पहले बताया कि दो द वेस्ट हैज़ ऑलवेज बीन इन परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, तो उसी ट्रूथ के लिए, उसी सब्जेक्टिविटी से निकल के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के लिए जो एक सफ़र है वो करते हैं ये हमारे कैरेक्टर्स. दे ऑल बिलीव, जैसे मैंने बताया, फॉस्टर चैलेंजेस द नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, suggesting that perceptions and interpretations are shaped by individual experiences, biases and cultural perspectives. So अपने अपने biases हैं, experiences हैं and cultural perspectives हैं, और यही shape करते हैं हमारे जो concept of objective truth है उसको. Then there are the trials of friendship across divides, crossing borders. Of course, borders are there between cultural borders and physical borders. And the novel examines the complexities of friendship between individuals from different cultural backgrounds, highlighting the obstacles and possibilities of bridging divides. दो तरह के कैरेक्टर्स हमने देखे, इंडियन कैरेक्टर्स एंड ब्रिटिश कैरेक्टर्स. उनके दरमियान किसी हद तक दोस्ती बनी, फिर उस दोस्ती को सबटाज कर दिया गया. So the characters from both the culture, they're trying to cross the borders, but they are unable to do it. There are misunderstandings and there is a lack of trust. Foster explores the fragility of trust and the potential for misunderstanding in intercultural relationships as characters navigate the complexities of prejudice and suspicion. This is all what happens in the case of this novel. Foster ने ये एक्सप्लोर तो करने की कोशिश की कि द कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू कीप एंड मेंटेन द ट्रस्ट अमंग देमसेल्व्स, लेकिन वो हो नहीं पाता. उसकी वजह इंटरकल्चरल वैल्यूज़ हैं, इंटरकल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं, इंटरकल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ड्यू टू विच उनकी जितनी नेविगेशन है वो सारी नाकाम होती है. देयर आर कॉन्सेप्शंस ऑफ होम, बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी. Multiple homes, characters grapple with the concept of home, both physical and emotional, as they navigate between the colonial world and their own cultural heritage. British जो हैं वो पूरी दुनिया को अपना home समझते हैं, because they think as if the areas on which they have occupied, they have occupation, they are their second homes. So the whole world is their home. While on the other hand, look at the people of India or the subcontinent. They are trying, they are considering their home to be sacred. They don't want to be occupied by any other nation outside India. So यहाँ मल्टीपल होम्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है. ब्रिटिश वो हैं जो यहाँ कब्जा करके उसको अपना होम बनाना चाहते हैं ज़बरदस्ती. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू लुक एट द पीपल ऑफ इंडिया, तो उनका घर है वो उसको सेक्रेट समझते हैं और वो अपने घर को की हिफाजत करना जानते हैं, वो अपने घर को प्रोटेक्ट करना जानते हैं. वो चाहते हैं कि उनके घर को, वो अपने घर को प्रोटेक्ट करें, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, अपने लाइफस्टाइल को, अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करें. सो देयर इज सर्टनली कॉन्सेप्ट ऑफ होम एंड बिलोंगिंग. शिफ्टिंग आइडेंटिटीज़ है. Foster explores the challenges of reconciling personal identity with the societal expectations, particularly in the context of colonial rule and cultural assimilation. Identities का बहुत ज़्यादा फ़र्क है. फ़र्क in a sense कि जो ब्रिटिश हैं, whenever they occupy, or any colonizer, when they colonize a land, they जो सबसे बड़ा जो जुल्म करते हैं, जो सबसे बड़ा आप कह लें क्रूअल्टी होती है, वो ये कि दे ट्राई टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेटिव लैंड. सदियों से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से बनाई हुई एक आइडेंटिटी, जहाँ पे आप अजदाद रहते रहे हों और आपकी हज़ारों साल की एक तारीख़ हो, हज़ारों साल का एक आपका कल्चर हो, लैंग्वेज हो, आप अपना लिटरेचर हो, उसको अगर आप 10, 15, 20 या 50 सालों में ट्रांसफॉर्म करके बिल्कुल नया एक उनको आइडेंटिटी देने की कोशिश करेंगे, तो ये अननेचुरल है एंड ऑलमोस्ट इट्स इम्पॉसिबल.
और इसमें जो रेजिस्टेंस आती है, वही रेजिस्टेंस जो है वो दोनों कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज के दरमियान बहुत बड़ी एनमिटी का बायस बनती है. तो देर आर सर्टन शिफ्टिंग आइडेंटिटीज़. कुछ लोग अपने आप को कुछ शिफ्ट करते भी हैं. सर्टनली देर सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, एम्बिवलेंस है अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इस आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं कर पाते, शेप नहीं कर पाते. There are gender dynamics and patriarchal structures. Of course, we know subcontinent का जो system है, there are social norms. The novel sheds lights on the restrictive gender roles and societal expectations imposed upon women in colonial India, highlighting the impact of patriarchal structures. Subcontinent का culture जो है ये mostly traditionally, historically, it is patriarchal in nature. While on the other hand, we look at the British culture. Whenever they practice, they exhibit their culture anywhere in their colonized lands. तो उनके यहाँ एक जो फीमेल या जेंडर एक आज़ादी है वो हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होती. एंड दे ट्राई टू इन्फोर्स दैट फ्रीडम ऑफ वुमेन, लेकिन वो एक अननेचुरल होती है और वो क्वाइट इन क्लैश विद द नेटिव कल्चर होती है. दैट्स वाई फिर उसकी बेस पे बहुत सारे जो है क्लैशेस पैदा होते हैं. देयर आर चैलेंजेस टू कन्वेंशंस. Foster introduces characters who challenge traditional gender norms and fight for agency and freedom, revealing the complexities of navigating societal expectations. Same challenges are there, and these challenges are met high-handedly, due to which there are certain clashes. ये caves की एक picture है, एक imaginary picture आपके सामने आती है. Symbolism of the caves and natural landscapes. Caves serve as a symbol of the unknown, the hidden, and the potential for both enlightenment and danger. वही इसका थोड़ा सा ताल्लुक मिस्टिसिज्म से है, या इसका ताल्लुक डेंजर से है. डेंजरस तो ऑफ कोर्स है कैरेक्टर्स के लिए. तो ये एक मिस्टीरियस है. दीज केव्स आर मिस्टीरियस. दे आर सिंबल ऑफ हिडन ट्रूथ्स. दे आर सिंबल ऑफ हिडन आइडेंटिटी ऑफ द एरिया. इनलाइटनमेंट का भी है, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें या हिंदू योगीज़ की बात करें या हिंदू जो मिस्टिसिज्म उसकी बात करें, तो ऑफ कोर्स जो हिंदू मिस्टिक्स हैं या बुद्धिस्ट मिस्टिक्स जो हैं वो इसी तरह के गारों में मौजूद रहते थे और वो अपनी इबादत करते थे. तो उसी की एक एक्सप्लोर करते हुए कैरेक्टर्स वहाँ तक पहुँचे थे. तो जो केव्स हैं दे हैव ऑलवेज बीन सिंबल ऑफ मिस्ट्री. नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, द वास्ट एंड ऑफन अनफॉरगिविंग नेचुरल लैंडस्केप्स reflect the complexities of the human condition and the power of the natural world. नेचर बजाते खुद लिटरेचर में एक बहुत बड़ा थीम होता है. तो वो नेचर जो है अपना रोल प्ले करती है. अनफॉरगिविंग नेचुरल लैंडस्केप बट सब कॉन्टिनेंट का बहुत खूबसूरत है, मिस्टीरियस भी है, डिफरेंट भी है दुनिया से, डाइवर्सिटी भी है, कम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं इसमें. ऑफ कोर्स इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द नावल. And finally, in conclusion, through its exploration of colonialism, culture, identity, and the human condition, A Passage to India continues to resonate with readers today. Its themes of prejudice, understanding, and the search for truth remain as relevant as ever, reminding us of the ongoing challenges and possibilities of navigating a complex and interconnected world. Here ends today's lecture. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.